कक्षा 9 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को और चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं, ये होता क्या है, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया अध्याय 4 है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जो भी आपका समीकरण रहेगा उसमें दो चर रहेंगे, हम मान लेते हैं कि एक्स वाई हो गया, या फिर यल यम हो गया, यल यम, या फिर यू भी हो गया। इस प्रकार से कोई भी रहेगा उसमें चरों की संख्या हमेशा दो रहेगा। रैखिक मतलब ये होता है कि जो भी चर है चर पर अधिकतम घात एक होना चाहिए, तब उसे बोल देते हैं रैखिक, है ना। यहाँ पे रैखिक की बात करें, लिख देते हैं यहाँ पे चर की अधिकतम घात एक हो, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह होता है, या फिर इसे समता भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समता का चिन्ह होना चाहिए। समता मतलब बराबर का चिन्ह हो, उसमें दो चर रहना चाहिए और चर पर अधिकतम घात एक हो, तब हम लोग उसे बोल देते हैं रैखिक। और यहाँ पे समीकरण के लिए उसमें एक बराबर का चिन्ह हो। यदि व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप में इसी प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप है। यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर यहाँ पर दो चर हैं, एक यक्स चर है एक वाई चर है, और यहाँ पर जो भी चर दो लिखे गए यक्स वाई दो चर हैं, इस पर चर पर अधिकतम घात एक है ना। यदि मान लेते हैं यक्स स्क्वायर, यदि आप सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका ये क्या मतलब है, यहाँ पे चर पर अधिकतम घात दो है, तो यहाँ पे इसे बोल देंगे द्विघात, है ना। यदि इस पर कोई घात नहीं लिखा हुआ है ना, कोई यदि चर हो गया, मान लेते हैं सिंपल हमने केवल एक्स लिख दिया, एक्स पर कोई घात फिलहाल में नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इस पर अधिकतम घात एक है, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप लिखा गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें यहाँ पर एक्स वाई दो चर हैं, चर पर अधिकतम घात एक है, और यहाँ पर समता एक बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर यही हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और यहाँ पर जो ए बी सी है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्या है, और तथा यहाँ पे ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे x का गुणांक है इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पर y है y का गुणांक को 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यदि इनका गुणांक 0 हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा बस हम लोग ए और बी के स्थान पर हम लोग शून्य को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे एक स्थान पर यदि शून्य प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे चर ही समाप्त हो जाएगा, एक चर समाप्त हो जाएगा। यदि बी के गुणांक को हम लोगों ने शून्य ले लिया तो यहाँ पे एक चर समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर यक्स और वाई जो चरों के गुणांक है उनका वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सी 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सी का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो दो चर रहेंगे उनके गुणांकों को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित हम लोगों ने बेसिक बातों को समझ लिया। अब चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। यहाँ पे संकेत भी आपको दे दिया गया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹100 है और कलम की कीमत ₹Y। कथन हम लोग को यही दे दिया गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है ना। मान लेते हैं कलम यदि ₹5 का हो गया तो नोटबुक की कीमत क्या है, उससे दो गुना कर देंगे तो यह ₹10 का हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ये दो मानने के लिए दिया हुआ है, तो जो भी कलम है कलम की मूल्य का यदि हम लोग दो गुना कर देंगे तो यहाँ पे नोटबुक की कीमत के बराबर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर हालांकि चरों के हिसाब से हमें मानना है, यदि संख्याओं के हिसाब से मानना रहता तो हम बता देते हैं कि यदि मान लेते हैं एक कलम की कीमत यदि ₹10 रहता तो यहाँ पर बोला है कि जो नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत से इसका दो गुना है, ठीक है। यदि ये ₹10 का, यहाँ पे एक कलम यदि ₹10 का रहता तो यहाँ पे नोटबुक का एक नोटबुक का कीमत रहता ₹20, है ना। तो यहाँ पे हमें कलम की कीमत मानना है ₹Y, तो Y का जो दो गुना कर देंगे वो हो जाएगा यहाँ पे नोटबुक की कीमत के बराबर, जो कि हो जाएगा ₹100 का, ठीक है। बस सिंपल है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं माना यहाँ पे जिस प्रकार से दिया हुआ है नोटबुक की कीमत बराबर, हम यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं ₹100, तथा यहाँ पे कलम की कीमत बराबर हम लोग मान लेते हैं सिंपल ₹Y है। तब अब जिस प्रकार से आपको प्रश्न दे देगा लिख देते हैं, तब यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर रहेगा कामा, यहाँ पे तब प्रश्नानुसार हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हम लोग कलम का कीमत का यदि आप दो गुना कर देंगे, कलम की कीमत का दो गुना कर देंगे तो यक्स के बराबर आप पहुँच जाएंगे, है ना। तो यक्स बराबर हम लोग लिख देते हैं सिंपल 2y। यहाँ पे कलम की कीमत हमने दो गुना कर दिया
तब जाकर ये x के बराबर हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको चाहें तो यह बराबर की तरह भी इसको पक्षांतर कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार से रहता है, तो चाहे तो आप 0 के बराबर भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा x ऋण यहाँ पे 2y हो जाएगा और बराबर की तरफ यहाँ पे 0 बचा हुआ है। चलिए यह करके लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो यह भी लिख सकते हैं या फिर चाहें तो आप यह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी कथन दे दिया गया था उसको हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लिया। यहाँ पे मान लिया हमने कि माना नोटबुक की कीमत 100 रुपये है तथा यहाँ पे कलम की कीमत y रुपये है और प्रश्नानुसार आपको दे दिया गया था कि कलम की कीमत का 2 गुना करेंगे तब आप नोटबुक की कीमत के बराबर पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 गुना कर दिया y में, जो कि था एक कलम का मूल्य। यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर माना एक इस प्रकार से, क्योंकि एक करके दे दिया गया था, एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपया है। एक कलम के मूल्य में हमने 2 गुना कर दिया, तब यहाँ पर एक नोटबुक की कीमत के बराबर हम लोग पहुँच पाएँ। और इसी प्रकार से आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बना। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ पर हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बना लेना है। यहाँ पे जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से बनाकर, और हम लोग को a, b, c जो 3 वास्तविक संख्या है उनका सिंपल हमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको ही दे दिया गया है 2x + 3y और बराबर यहाँ पर दे दिया गया है 9.3 और यहाँ पे 5 पर बार दे दिया गया है ना। इसका ये मतलब हो गया कि अंक जो 5 है इसका बार बार दोहरा होगा, है ना। तो सिंपल हम लोग इसको नोट करते हैं और इसको इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे प्रश्न में आपको ही दे दिया गया दिया हुआ है 2x + यहाँ पे 3y और बराबर 9.35 पर यहाँ पर बार दे दिया गया है। तो सिंपल यदि हम लोग इसको इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, ax + by + c बराबर 0 करके बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ बराबर की तरफ केवल 0 है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग बराबर की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और केवल हम लोग 0 को एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2x + यहाँ पे ये 2x + यहाँ पे 3y हो गया और यहाँ पे प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ऋण में हो जाएगा। ऋण यहाँ पे 9.35 पर यहाँ पर बार हो गया, है ना। और सबको हम लोग को प्लस प्लस करके लिखना है ना। इसको हम इस प्रकार से करके लिख देते हैं 2x + 3y को हम लोग इसी प्रकार से रख देते हैं और इसको भी प्लस करके लिखेंगे तो हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं ऋण 9.35 पर हमने सिंपल बार लिख दिया। यहाँ पे बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ax + by + c बराबर 0 के प्रकार का हो गया यह, है ना। इस प्रकार से हमने सिंपल इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग तुलना कर देते हैं, इसका लिख देते हैं ax + by + c बराबर 0 से तुलना, या फिर लिख देते हैं इस प्रकार से समीकरण करके, समीकरण को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि ए बी सी का हम लोग को मान बताना था, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक a है, तो a का वैल्यू आपको सिंपल 2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे b का मतलब y का गुणांक b है, y का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो b है b का वैल्यू यहाँ पर 3 के बराबर हो जाएगा। सिंपल इसी प्रकार से आपको करना है। और यहाँ पर जो c है और यहाँ पे c का वैल्यू है ऋणात्मक, चलिए यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा ऋण 9.35 और अंक 5 पर यहाँ पर 12 है। चलिए तो यहाँ पर जो a b c था इसका हमने वैल्यू ज्ञात कर दिया। सेकेंड वाले प्रश्न में हम लोग को यही समीकरण दे देगा, इसको नोट करते हैं। यहाँ पर दे देगा ना x ऋण y/5 दे देगा और ऋण आपको 10 दे देगा, बराबर की तरफ 0 है। चलिए सबको हम लोग प्रत्येक पद को प्लस करके लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग जो हर में 5 है ना 1/5 को हम लोग अलग करके लिख देते हैं ना, क्योंकि हम लोग को इससे तुलना करना है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 1/5 हमने अलग लिख दिया और इंटू y हो गया और यहाँ पे प्लस और कोष्टक में इसे ऋण 10 करके हमने सिंपल लिख दिया, बराबर की तरफ 0। अभी हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे ना, प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे केवल y है, y का एक गुणा कर देंगे y हो जाएगा और हर में 5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा करके अभी हम लोग को ऋण 10 वापस आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने लिख दिया हुआ है यह ax + by + c बराबर 0 के हिसाब से है, ठीक है। इसको चलिए इस प्रकार से घेर देते हैं और हम लोग तुलना कर देते हैं। लिख देते हैं समीकरण को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे x के गुणांक में कोई आपको संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंपल आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जो x का गुणांक है
ए का वैल्यू 1 है, कामा, और जो y का गुणांक है b, y का गुणांक यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो है b का वैल्यू है ऋण 1/5, 1 यहाँ पर 5 है। चलिए, कामा c का वैल्यू यहाँ पे ऋण 10 है। चलिए, इस प्रकार से ये और सेकंड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया समीकरण 2x + 3y और दे दिए गए बराबर के इधर 6 दे दिए गए। चलिए, प्लस में बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं, जीरो करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जीरो करके लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 2x और प्लस यहाँ पे 3y, और यहाँ पे ऋणात्मक था मतलब धनात्मक था, बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, और बराबर के इधर 0। और इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 2 कोष्टक में हमने लिख दिया x + 3 हो गया और y, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या प्लस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक में हमने सिंपल ऋण 6 लिख दिया और बराबर के इधर 0 हो गया। लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पे ax + by + c बराबर 0 के प्रकार का हमने लिख दिया। लिख देते हैं समीकरण को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक जो a है इसका वैल्यू है ऋण 2, और जो यहाँ पर b है y का गुणांक इसका वैल्यू है 3, और जो यहाँ पर c है c है इसका वैल्यू यहाँ पर है ऋण 6। चलिए, यहाँ पर इस प्रकार से थर्ड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथा में ही दे गए x = 3y, यहाँ पे प्लस में बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण में हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 3y = 0 हो गया, x ऋण 3y = 0 मिल गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं, ऋण 3 को हमने अलग लिख दिया, इंटू y लिख दिया, बराबर के इधर 0। चलिए, अब इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण को ax + by और +c = 0 से तुलना करने पर, है ना, ये पूरी बात आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a है, मतलब नहीं, x का गुणांक 1 हो जाएगा, और चलिए जो y का गुणांक है b, इसका वैल्यू लिखते हैं, b का वैल्यू हो जाएगा ऋण 3, और जो यहाँ पर c है अचर पद यहाँ पर है ही नहीं, तो सिंपल इसका वैल्यू 0 समझ लीजिए कि यहाँ पे c का मान कितना था, 0 था। चलिए, हो गया। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, जो कि यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या ही रहेंगी। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। यहाँ पर पाँचवें में दे दिया गया 2x बराबर यहाँ पे ऋण 5y। चलिए, यहाँ पर 2x हो गया, और यहाँ पे ऋणात्मक के बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, 5y हो गया, बराबर की इधर 0। तो यहाँ पे ax + by + c = 0 के प्रकार का ये हो गया। लिख देते हैं समीकरण को ax रहेगा + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो x का गुणांक है वह हो जाएगा 2, और जो यहाँ पे y का गुणांक है b बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर जो c है अचर पद यहाँ पर भी 0 ही है ना, क्योंकि यहाँ पर c का पद ही नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उसका मान क्या रहा होगा 0। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। छठे में आपको दे देगा यही है 3x और प्लस यहाँ पे 2 बराबर आपको 0 करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर एक चर तो है, दूसरा चर ही नहीं है, तो यहाँ पे उसका गुणांक क्या रहा होगा, सिंपल b का वैल्यू 0 रहा होगा। यहाँ पर उसको हम लोग उस प्रकार से करके लिख देते हैं। देखिए, इस प्रकार से हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 0 हमने लिख दिया, और यहाँ पे इंटू y हमने लिख दिया। ठीक है, चाहे तो गुणा करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे +2 बराबर कितना 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरा चर आपको दिखने लगा, यहाँ पर 0 में भी हम लोग y का गुणा कर देंगे तो ये पद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y का गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी ये पद समाप्त हो गया था यहाँ पर। चलिए, इसको हम लोग तुलना कर देते हैं। लिख देते हैं समीकरण को ax + by और +c = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे x का गुणांक जो a है इसका वैल्यू है 3,
और जो y का गुणांक है b, उसका वैल्यू क्या था, 0, तभी ये पद समाप्त हो गया था। और जो c है अचर पद, इसका वैल्यू है 2। चलिए ये हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 7वें पे। यहाँ पर जो समीकरण दे देंगे इसको नोट कर देते हैं। y ऋण 2 बराबर आपको 0 दे दिया गया। तो यहाँ पर जो यक्स है, यक्स चर का जो गुणांक था वो 0 था, है ना, तभी यहाँ पर यक्स का पद ही समाप्त हो गया है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं 0, यक्स हमने लिख दिया और प्लस हम y लिख देते हैं। और यहाँ पर इसको चाहें तो आप प्लस करके लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस हमने लिख दिया ऋण 2 बराबर किधर 0। अब चलिए हम लोग तुलना कर लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है a, इसका वैल्यू 0 है, और जो b है, b का वैल्यू यहाँ पे y का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो c है, c का वैल्यू है ऋण 2। चलिए इस प्रकार 7वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। यहाँ पर दे दिया गया 5 बराबर यहाँ पे 2x, ठीक है, यही दे दिया गया। आप चाहें तो इसको भी बराबर उधर पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको भी इधर, है ना। चलिए इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 2x हो गया, है ना, बराबर के इधर 0 हो गया। 2x को बराबर के इधर हमने पक्षांतर कर दिया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें y का गुणांक है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर x का पद हमें लिखना है ना, तो पहले हम लोग लिख देते हैं 2x को हमने पहले लिख दिया। यहाँ पर y का पद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल यहाँ पे 0y हमने करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो y का गुणांक रहा होगा 0, तभी ये पद समाप्त हो गया था। और यहाँ पे प्लस हम करके लिख देते हैं 5 और बराबर के इधर 0 हो गया। चाहे तो आप इसको कोष्टक में भी करके लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर यह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का यह हो गया। लिख देते हैं समीकरण को ax रहेगा प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर यह हो जाएगा a का वैल्यू ऋण 2 मिलेगा, a का वैल्यू ऋण 2 मिला, और b का वैल्यू 0, और जो c है, c का वैल्यू है प्लस 5। चलिए, और इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।